रूस और यूक्रेन के बारे में हम सब लोगों की, ख़ास तौर से भारतीयों को बहुत सारी गलतफहमियां हैं। हम आपको जो नक्शा दिखा रहे हैं वो रूस का नक्शा है, यूनाइटेड सोवियत रिपब्लिक, ये इसका नक्शा है। रूस कब बना, कैसे बना, रूस का राजशाही कैसी थी, क्या थी, इतनी सारी चीज़ों के विवरण में मैं नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 1970 में पहली बार किसी आदमी ने, किसी नेतृत्व ने साम्राज्यवाद को इतना बड़ा झटका दिया। जारशाही का अंत करके उन्होंने सारी दुनिया में साम्राज्यवाद को एक खुली चुनौती दे दी, और जिसके परिणाम स्वरूप छोटे छोटे देश जो इन साम्राज्यवादी राज्यों के उपनिवेश थे, अपनी आज़ादी की मांग करने लगे। नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे देश, और लगभग हम सारे के सारे देश, हिंदुस्तान को लेकर के भी शामिल कर लें तो सारे के सारे देश साम्राज्यवादियों के चंगुल से आज़ाद हो गए। ये रूस का एहसान है जो दुनिया पर है, और बहुत बड़ा एहसान है। मैं कभी कम्युनिस्ट पार्टी में जब सदस्य बना था तो उस समय एक चीज़ पर विशेष बल दिया जाता था कि आप प्रतिक्रांति के विरुद्ध अपने को तैयार रखें। हम लोग तब प्रतिक्रांति का इतना मतलब नहीं समझते थे, लेकिन पहली प्रतिक्रांति हुई चिली में, और जब चिली और क्यूबा ये सब अपना सर उठाने लगे तब अमेरिका को बहुत बेचैनी हुई। अगर आप बहुत तफसील में भी जाएं तो आप देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार भी केवल इसलिए हुआ था कि ये सारे देश जो पश्चिमी देश थे, ब्रिटेन थे और सब थे, ये चाहते थे कि जर्मन रूस को बर्बाद कर दे, बाकी फिर हम आके इन चीज़ों से निपट लेंगे। और इसी भ्रम के अंतर्गत इन लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वार होने दिया। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति हम सीधी तौर पे समझ सकते हैं कि रूस ने और यूक्रेन के बीच में एक झगड़ा हुआ है, एक लड़ाई हुई है। अब ये कहना कि हमलावर कौन है, हमलावर तो वो होता है जो पहले घूंसा मार देता है, लेकिन सवाल इसका है कि यूक्रेन ने उस हमले के पहले क्या किया। जब सोवियत यूनियन को गोर्बाचोव, जिसको हम लोग CIA का एजेंट मानते थे, ने वो किया, जिससे कि सोवियत संघ छोटे छोटे राज्यों में बट गया, और उस समय भी सब लोग बहुत हताश थे। तमाम कम्युनिस्टों ने कम्युनिज्म छोड़ दिया और लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू की कि अरे जब रूस नहीं बचा तो कम्युनिस्ट क्या करेगा, कम्युनिस्टों का कहाँ वर्चस्व रहेगा। भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टियाँ एक तरह से नष्ट सी हो गई और उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं रहा, और उसका नतीजा यह हुआ कि जो गरीब, जो दबा हुआ तबका था भारत में, उसको भी कोई सहारा देने वाला नहीं रह गया था। मैं भारत के कम्युनिस्ट पार्टी की बहुत स्थिति के बारे में अभी विवेचना नहीं करूँगा, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि यूक्रेन आखिर रूस के सामने है क्या। यूक्रेन सोवियत रूस का एक हिस्सा था, और जब ये अलग हुआ रूस से तो ये समझौता था कि ये जितने भी संघ हैं, ये सभी संघ ज़रूरत पड़ने पे एक दूसरे की मदद करेंगे। मदद करने की कौन कहे? यूक्रेन ने तो यूरोपियन यूनियन में सदस्य होने के लिए अप्लाई कर दिया। यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता था, और नाटो वाले भी ऐसे मौके की तलाश में थे कि वो यूक्रेन को सदस्य बना लें, और इस तरह से रूस को चारों तरफ से घेर लें। पुतिन जैसा शासक है जो लगातार सतर्क था कि वो कम्युनिज्म के
इस आखिरी अवशेष को मिटने नहीं देगा। रूस के अंदर भी लोग थे जो कि पुतिन का विरोध कर रहे हैं अभी भी, और नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग, जो लोग कम्युनिज़्म के मायने समझते हैं, वो समझते हैं कि पुतिन और उसकी सेना कम्युनिस्ट के एक तरह से आखिरी गढ़ की रक्षा कर रही है। ये जो पश्चिमी यूरोपियन देश हैं, ये बिला बोले हवा में कहीं प्रतिबंध लगा रहे हैं, कहीं एयर स्ट्रिप रोक रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, और पुतिन की तुलना हिटलर से कर रहे हैं। क्यों भूल गए आप कि हिटलर एक जाति विशेष के विरुद्ध था, एक रेस के विरुद्ध था। क्या रूस किसी रेस के विरुद्ध है? रूस में काले भी जितने हैं, गोरे भी जितने हैं, भूरे भी जितने हैं, सबको समान रूप से इज्जत से देखा जाता है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। आप बराबरी की बात रूस ने शुरू की, और हम लेनिन को याद करते हैं कि लेनिन ने कहा था कि दुनिया में हर तरह की बराबरी होनी चाहिए। औरत हो या आदमी हो, बुढ़ा हो, जवान हो, कैसा भी हो, किसी जाति धर्म का हो, सबको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। और लेनिन ने ही पहली बार कहा कि अवैध बच्चा भी उतना ही हकदार है जितना कि वैध बच्चा हकदार है। तो हर तरह की बराबरी के लिए वो जो एक आवाज़ उठी सोवियत संघ से, और अगर हम उसे सेंट पीटर्सबर्ग कह लें, लेनिनग्राड कह लें, वहाँ से जो आवाज़ उठी तो वो सारी दुनिया में फैल गई और सब जगह एक बराबरी की बात होने लगी। शुरुआत फ्रांस की क्रांति से करें या कहीं से करें, वो लोग अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा के दिखाने का काम करते हैं। ये नक्शा आप जो देखते हैं, हम लोग देखते हैं, ये किस तरीके से बनाया गया है। आप इसे गौर से देखिए, ये किस तरह से ये नक्शा बनाया गया है। इस नक्शे में यूरोप बीच में दिखाया गया है। क्या यूरोप दुनिया के बीच में है? ये दिखाता है कि ये यूरोपियन लोग पूरे दुनिया पर को में अपने को केंद्र में रखना चाहते हैं और इस पर अपना आधिपत्य दिखाना चाहते हैं। सारे आधुनिक आविष्कारों का श्रेय ये लेना चाहते हैं। किस आविष्कार का श्रेय ये लेंगे? क्या इन्होंने बारूद ढूंढा था? क्या इन्होंने छपाई ढूंढी थी? क्या इन्होंने लिखाई ढूंढी थी? क्या इन्होंने पीरियडिक टेबल बनाई थी? क्या इन्होंने वो ढूंढा था वायरस? ये सब नहीं ढूंढा था। ये ऐसे ही लोग हैं जो झूठ के सहारे अपनी चीज़ें कायम करते हैं और बढ़ाते हैं। एक चीज़ सच है कि जितने भी मीडिया हाउसेस हैं वर्ल्ड में इस समय, सब के सब अमेरिका के कब्जे में है और अमेरिका को ही ये आगे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। ये उस समय क्यों नहीं रोए जब अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया और इराक के सद्दाम हुसैन को खंदक में ढूंढकर फांसी पे लटका दिया? ये नहीं था नरसंहार, ये पूरा नरसंहार था। नरसंहार नहीं बल्कि जातीय नरसंहार था। इन्होंने एक खास नस्ल के लोगों को नष्ट कर दिया और अब उसकी बहादुरी गाते हैं। हम लोग भी उसी की बहादुरी में बह जाते हैं। कहीं नहीं ऐसा है कि हम कह दें कि इराक में ऐसा कोई गलती की थी इराक में ने जो जिसके लिए उसे तबाह किया जाए। ईरान को देख लीजिए, अफ़गानिस्तान को देख लीजिए, कहीं कोई ऐसी गलती दिखती है? अब जब ये अफ़गानिस्तान को छोड़ के चले आए तो तालिबानियों ने वहाँ हिंसा का तांडव शुरू किया, तब इनके मुंह से बोली नहीं निकल रही है। ये शांत बैठे हुए हैं। और रूस ने क्या किया? क्या रूस ने किसी भी ऐसे आदमी को मारा जो गैर रूसी था, या इस बिना पर मारा कि वो गैर रूसी था? यूक्रेन क्या है? यूक्रेन भी तो रूस ही है। यूक्रेन में सारे लोग रूस ही हैं। यूक्रेन की कोई नस्ल नहीं है जो वो कहें कि हम इस नस्ल के लोग हैं। यूक्रेन केवल रूसी लोगों का ही एक हिस्सा है और ये कभी बड़े रूसी महासंघ में था और रूस के बड़े कुछ वैज्ञानिक, रूस की बड़ी चीज़ें, और ख़ास तौर से हम लोग जो चेरनोबिल का नाम लेते हैं कि चेरनोबिल से लीक हुआ था
एटॉमिक वो और उससे बड़ा नुकसान हुआ, इस पर अमेरिका ने कई फिल्में बना दी। और ये कब बनाई? जब चेरनोबिल यूक्रेन के हिस्से में चला गया, तब इन्होंने झूठ सच जोड़ करके और एक कथा बना दी। अब ये झूठ सच जोड़ करके दिखा रहे हैं कि यूक्रेन के नागरिकों पे अत्याचार हो रहा है। अरे भाई, जब आपने यूक्रेन को नागरिकों को सबको टेरिटोरियल आर्मी में रख लिया, तो अब वो काहे के नागरिक और किस बात के वो गैर सैनिक? टेरिटोरियल आर्मी कोई नई चीज़ नहीं है। हिंदुस्तान में भी टेरिटोरियल आर्मी है, हर जगह टेरिटोरियल आर्मी है। और सब लोगों को, जो सामान्य जनता है, उनको भी टेरिटोरियल आर्मी की ट्रेनिंग रहती है। उनके पास भी उतनी जानकारी रहती है कि जब मौका पड़े तो वो अपनी सेना का साथ देने के लिए इस टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती हो जाए और वो फिर अपनी सेना का साथ देते रहें, जगह जगह गुप्त खंडकों में यहाँ वहाँ बनते रहें। तो इसके लिए यूक्रेन कोई बहुत बड़ा अपना क्रेडिट नहीं ले सकता है। और जहाँ तक पुतिन का सवाल है, एक तरह से हम ये मान लें कि पुतिन कम्युनिज्म के आखिरी गढ़ की रक्षा कर रहा है और सारे साम्राज्यवादी देश मिलकर के इस गढ़ को गिरा देना चाहते हैं, और जिसका नतीजा फिर वो उल्टा इतिहास होगा, उल्टा इतिहास चलेगा। फिर वो साम्राज्यवाद आएगा, फिर उपनिवेशवाद आएगा, फिर वो सब चीज़ें आएंगी। उपनिवेशवाद क्या था? जब आप ज़मीन पे कब्जा करते थे, ये उपनिवेशवाद था। जब आप लोगों को अपना गुलाम बनाते थे, ये उपनिवेश था। लेकिन इसको दूसरे रूप में रख रहे हैं कि आपको आर्थिक रूप से गुलाम बना देंगे और चंद लोग होंगे जो कि चीज़ों को बनाएंगे, उत्पादन करेंगे और आपूर्ति के लिए देंगे, और बाकी सारी दुनिया की जनता केवल मजदूर होगी। मजदूर, पढ़ी लिखी हो, गैर पढ़ी लिखी हो, सामान्य हो, वो केवल मजदूर होंगे। तो हमें सोच लेना चाहिए, हमें जागना चाहिए कि नहीं, रूस का हम साथ देंगे। और इस समय जो हमारी भारतीय मीडिया, जो कि एकदम से साम्राज्यवाद का पुतला है, साम्राज्यवाद की एक तरह से कह लीजिए दलाल है, वो नरेंद्र मोदी का दलाल है। वो जितने साम्राज्यवादी लोग हैं हमारे यहाँ, अंबानी हो, अडानी हो, कोई भी विचारक हो, वो सब इसी तरह की बातें करते हैं कि रूस ने गड़बड़ कर दी, रूस ने हमला कर दिया। अरे अगर रूस हमला नहीं करता तो यूक्रेन रूस पर हमला कर देता, यूक्रेन में अमेरिका आ जाती, नाटो आ जाती, नाटो समझौता हो जाता, तो अब तो कर देते हैं हमला। कौन बचा था रूस में? और अब यही है, एक चीज़ है हम लोगों के पास कि एक अंतिम सहारा है गरीबों के पास, वो है पुतिन। वो किसी तरह से उसे जिताना है, उसे मदद देनी है, और उसका जो आर्थिक या मानसिक या किसी तरह से उसकी हम उत्पीड़न कर रहे हैं, ये बिल्कुल नाजायज़ है। पुतिन हिटलर नहीं है। पुतिन उस चीज़ का, उस देश का वारिस है जिसने हिटलरों को खदेड़ा और हिटलर को अंत तक पहुंचाया। इतिहास को भूलना अच्छा नहीं है, इतिहास को भूलिए मत। रूस कितनी ज़्यादा, सबसे अधिक कुर्बानी रूस ने हिटलर के खिलाफ लड़ने में दी थी। और वही रूस आज जब संकट के समय खड़ा हुआ, क्या आपको मालूम है रूस को तोड़ा कैसे गया? रूस में पहले अमेरिकी गए, फिर उन्होंने ले जा करके ये दे दिया जो पैंट है, क्या डेनिम वाली, जिसको कि वो कहते हैं, कुछ भी कहते हो, और ब्लू फिल्में दे दी। अब उस ब्लू फिल्मों का प्रचार नौजवानों में बहुत ज़्यादा हो गया, और वो जो पैंट थी या डेनिम वाली, वो उसका प्रचार बहुत ज़्यादा हुआ। और जिस तरीके से सांस्कृतिक रूप से रूस के लोग भटक गए, वो रूस के खिलाफ अपनी तरह की झूठी झूठी बातें गढ़ के दुनिया के दूसरे देशों में सुनाते रहे। और उससे हताश होकर गोर्बाचेव, जिसे हम लोग CIA का एजेंट मानते हैं, गोर्बाचेव ने सोवियत रूस को भंग कर दिया। मगर पुतिन जो है, उस समय भी इस भंग करने की चीज़ के बिल्कुल विरुद्ध था, और उसने ये बात कही कि सेकेंड वर्ल्ड वार उतना नुकसानदेह नहीं था जितना नुकसानदेह सोवियत संघ का तोड़ना है। और उसका नतीजा आज हम लोग भोग रहे हैं।
भोग रहे हैं कि कोई हम लोगों के साथ खड़ा नहीं है, कोई हम लोगों के साथ लड़ने के लिए नहीं खड़ा है, कोई हम देश की बात नहीं करते। देश तो छोड़ दीजिए, देश का क्या महत्व है, देश का कोई महत्व नहीं है। ये तो देश अंबानी, ये अडानी, ये फलाने ढमाके ये चला रहे हैं। कोई देश जनता का देश बचा है अब, ये जनता का देश नहीं है। लेकिन देश की जनता के लिए खड़ा होने वाला अगर कोई है तो वो पुतिन था, रूस था। अब वो उसको नष्ट करके ये लोग जितनी जनता है उस जनता को ये बेसहारा छोड़ देंगे, और फिर न कहीं लोकतंत्र बचेगा और न कहीं लोकशाही बचेगी और न कहीं कोई किसी की आवाज़ सुनने के लिए बचेगा। ना आप बराबरी की बात कर सकते हैं, न बराबरी की बात कर सकेंगे, ना अपना अधिकार मांग सकते हैं, ना आपको आपका अधिकार मिलेगा। आप काम करने के घंटे जो घटा करके 8 घंटे किया गया था, छुट्टी अनिवार्य की गई थी, वो सब चीज़ें अब समाप्त हो जाएगी। अब औरत और आदमी बराबर नहीं रहेंगे, अब ये बराबरी की चीज़ें ख़त्म होंगी। तो एक काम आप ज़रूर करिए कि मानसिक रूप से जहाँ कहीं आप चर्चा कर सकते हो, जहाँ बता सकते हो, आप बताइए कि पुतिन गलत नहीं है और पुतिन की जीत आपकी जीत है। पुतिन जीत जाएगा तो आप जीत जाएंगे। यूक्रेन की जीत आपकी जीत नहीं है। यूक्रेन की जीत तो एक हंसाने वाले जोकर की जीत है, जिसे ये नहीं पता कि वो कितनी ताकतों के हाथ में खेल रहा है और वो क्यों रूस से लड़ रहा है। क्या चाहता है रूस उससे? रूस उससे यही तो चाहता है कि अपना आटोम मत जाओ, आप यूरोप के सदस्य मत बनो। तो ये ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे कि यूक्रेन को तकलीफ़ हो रही है? रूस ने कभी यूक्रेनियनों के खिलाफ तो नहीं कहा, एक शब्द भी उसने यूक्रेन वासियों के खिलाफ नहीं बोला, एक बार भी नहीं कहा कि यूक्रेन के लोग कौन हैं। उसने यही कहा कि यूक्रेन में रूसी लोग ही हैं और रूस के लोग हैं तो रूसी लोगों का हम लोग मदद करते हैं। मारने की बात कहते हैं कि सिविलियन मारे गए, कहाँ मारे गए? एक टूटी बिल्डिंग, वही बार बार भारतीय मीडिया दिखाता रहता है घुमा फिरा के, और हम लोग उसी के भाव में बहते जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे ये वो सब पार करते दिखाते हैं, लंबी कार एक ही वीडियो घुमा घुमा के दिखाते हैं। और अगर यूक्रेन बहुत भला था तो क्या वजह है कि जब भारतीय मूल के छात्र बॉर्डर पर निकलने लगे तो यूक्रेन के सैनिकों ने उनको डंडों से मारा, पीटा और बड़ी बदतमीजी की। काले लोगों की भी दास्तान आप सुन लीजिए, वो भी यही बताएंगे कि यूक्रेन लोगों ने उनके साथ कैसी बर्बरता की है। रसियन ने नहीं की। रसियन ने कभी ये भेदभाव नहीं किया कि ये यहूदी है, ये काला है, ये भूरा है, ये गोरा है। तो हम लोगों को बराबरी के लिए, बराबरी बनाए रखने के लिए और दुनिया से भेदभाव मिटाने के लिए पुतिन को कोशिश करनी चाहिए कि पुतिन जीत जाए और हर संभव उसे मॉरल सपोर्ट देना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हिटलर तो असली में बाइडेन है जो कि इसके पीछे कर रहा है, और वो बिखरे बालों वाला जो जोकर है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है, वो क्या है? ये सब कोई विचारधारा है इन लोगों के पास सिवाय इसके कि चले एक मामूली सा वायरस फैल गया और पूरी दुनिया तबाह हो गई। क्या सोच है इनकी? कहाँ वैज्ञानिक है इनके बैठे हुए? सब इनकी बातें बनावटी हैं, भूल जाइए। सबसे पहले टीका स्पुतनिक बना और सबसे असरदार टीका स्पुतनिक साबित हुआ। तो चलिए हम लोग आज इस बात को समझते हैं, विचारते हैं। आप इतिहास पढ़िए, न इतिहास पढ़ सकिए तो फिर से आप हमसे संपर्क करिए कि कहाँ हमसे गलती हुई या आपकी सोच में कहाँ भिन्नता है। आप जो लोग स्वभाव से अमीर हैं या ख़ानदानी अमीर हैं या स्वास्थ्य अच्छा है उनका या कुदरत ने उनको भाग्य दिया, भाग्य उनके साथ है, तो वो लोग तो कम्युनिज़्म के खिलाफ हैं ही। हम उनसे कोई अपील नहीं करते, लेकिन हम उन सब लोगों से अपील करते हैं कि जो कम्युनिज़्म के ख़त्म होने के बाद, रूस के ख़त्म होने के बाद, पुतिन के ख़त्म होने के बाद जिनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वो केवल मज़दूर बन के रह जाएंगे और रिलायंस के दफ्तरों के सामने लंबी लंबी लाइन लगाए, टाई पहने लोग
खड़े रहेंगे, अमेरिकी आके कब्जा करेंगे सब चीज़ों पर और हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। डॉलर क्यों आखिर डॉलर को क्यों हम एक यूनिट बनाएं? रुपए का हम कहें कि साहब डॉलर में रुपया गिनते हैं, हम डॉलर में क्यों गिने? डॉलर में हम क्यों एक्सचेंज करें? हम सोने में एक्सचेंज करें, हम रूबल में एक्सचेंज करें, हम येन में एक्सचेंज करें, हम किसी भी धनराशि में एक्सचेंज कर सकते हैं। हम डॉलर का क्यों केंद्र बनाएं? तो हमें सब चीज़ों पे विचार करना पड़ेगा। लेकिन ये चूँकि वैसा कस संघर्ष का समय है, तो हमें केवल ये सोचना है कि किस तरीके से हम रूस को अपना मॉरल सपोर्ट दें, अपनी बातों अपने विचारों से पहुंचाएं और पुतिन को अच्छा आदमी, बेहतर आदमी साबित करने की कोशिश करें। पुतिन जिंदाबाद, पुतिन जिंदाबाद।